नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। नए बजट में मसूदा बनेगी नगर पालिका, पुष्कर नगर पालिका बनेगी नगर परिषद। मिनी उर्स और मोहर्रम के मद्देनजर जिला कलेक्टर व जिला पुलिस कप्तान ने किया दरगाह क्षेत्र का दौरा, व्यवस्थाएं देखकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए वॉलीबॉल का ट्रेंड शुरू, भव्य समारोह का आयोजन। सावन पब्लिक स्कूल में टाटा पावर ने किया प्रदर्शन, बच्चों को सिखाए सेफ्टी के हुनर। दरगाह संपर्क सड़क पर गिरी पहाड़ी से हुआ युवक का एक्सीडेंट, आई गंभीर चोटें। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान में आज भजनलाल सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट विधानसभा में पेश किया है। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हमारे 10 संकल्प हैं, इन्हीं को लेकर आज का बजट है। बजट में काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर
का कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राजस्थान रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी घोषणा की गई है। बजट में पर्यटन, कला एवं संस्कृति को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं। इसके साथ ही अजमेर को नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर 350 किलोमीटर मिला है। केकड़ी से नसीराबाद कोटड़ा विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर तक स्टील पाइपलाइन और SR7 का निर्माण होगा। अजमेर में आधुनिकतम सुविधाएं युक्त बस स्टैंड बनेगा व आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना होगी। विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल CHC की स्थापना होगी। हरिबाऊ उपाध्याय नगर कोटड़ा अजमेर में नवीन थाने की स्थापना होगी। विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की सड़कें बनेंगी। अजमेर शहर में 20 करोड़ की राशि अलग से सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत की गई है। अजमेर नगर निकाय क्षेत्र में बिजली की लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। अजमेर शहर में वर्षा जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए 44 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में फ्लाइंग ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी। अजमेर पृथ्वीराज नगर योजना में सड़क निर्माण 3 करोड़ 97 लाख रुपए से होगा। वह शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज को उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर की जाएगी, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसके अलावा अजमेर डेस्टिनेशन वेडिंग हब बन रहा है। यहाँ पुष्कर और आसपास के इलाकों में कई नामी हस्तियां अपनी शादी के लिए आ चुकी हैं। ऐसे में डेस्टिनेशन वेडिंग की नीतियों के चलते अब अजमेर में टूरिज्म बढ़ने की संभावना है। आइए जानते हैं बजट को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया। राजस्थान सरकार द्वारा आज राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में बहुत सारी घोषणाएं करने का काम किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से कर्मचारियों से जुड़ी हुई कुछ बातों को सम्मिलित किया गया है। इसके लिए हमें प्रसन्नता है और हम इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिस प्रकार से संविदा कर्मचारियों को 2 बार की वेतन वृद्धि का इसमें प्रावधान करने की बात आई है। दूसरा, RGHS के अंदर जो राजस्थान सरकार से हमारी बहुत दिनों से मांग थी कि जो हमारी महिला कर्मचारी थी वह विवाह के उपरांत अपने सास ससुर को RGHS कार्ड में सम्मिलित नहीं करवा पा रही थी, जिससे उनके इलाज करवाने में दिक्कत आ रही थी। आज उसका प्रावधान करने का काम किया गया है कि माता पिता या सास ससुर दोनों में से एक को अपने साथ में RGHS कार्ड में शामिल करवा सकती है। इसी तरह से ग्रेजुएटी की जो सीमा है उसको भी बढ़ाने का काम किया गया है। जो सेवानिवृत्त हमारे साथी हैं उनके आउटडोर के चिकित्सा व्यय के अंदर वृद्धि करने का भी काम किया गया है। और दूसरा, राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने गत दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर जो एक बात करी थी कि 30 जून को जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न इस बारे में निर्णय भी हो चुके हैं कि उनको 1 जुलाई का नॉशनल बेनिफिट का लाभ देते हुए उनके इंक्रीमेंट दिया जाए। इसके लिए हमने सामान्य आदेश जारी करने की बात करी थी। आज माननीय वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री ने इस बाबत विधानसभा में घोषणा करने का काम किया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को 1 जुलाई का नॉशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस विभाग में और अन्य आंगनबाड़ी आदि के अंदर पद सर्जन का काम करने का काम किया है। कुल मिलाकर राजस्थान में एक अच्छे बजट देने का काम हुआ है। राजस्थान की पर्ची भजनलाल सरकार, पर्ची की सरकार की उप मुख्यमंत्री और राजस्थान की वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने आज भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया, जो कि एक झूठ का पुलंदा है। और इन्होंने जो अंतरिम बजट पूर्व में पेश किया था उसकी घोषणाओं की भी अभी तक कोई क्रियान्विति नहीं हुई है। और इस बजट को देख कर ऐसे लगता है जैसे भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की रीट कहीं का रोड़ा। आप देखिए कि इसमें इस बजट में अजमेर ठगा सा महसूस हो रहा है। अजमेर को इन्होंने कोई विशेष सौगात नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पुष्कर डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनता जा रहा है लेकिन उसके विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। नंबर 3, इन्होंने पुष्कर कॉरिडोर बनाने, पुष्कर के सौंदर्यीकरण की, पुष्कर के विकास की बात कही थी, जिसका बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया। जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी है उन्होंने बजट में केवल बजट भाषण में विकास की बातें करने की बजाय केवल कांग्रेस के शासन को कोसने का काम किया है, जो कि गलत है। और ये जो बजट है ये जुमलेबाजी है क्या, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज 4 लाख
करोड़ का जो बजट घोषित किया गया है वो बहुत अच्छा बजट है, जिसमें युवाओं का, महिलाओं का और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। युवाओं में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा हुई है, जो कि काबिल तारीफ़ है, और मैं तो कहता हूँ कि 4-5 साल में 4 लाख भर्तियाँ वो देंगे। और इसके अलावा किसानों का, गरीबों का भी विशेष ध्यान रखा है। गरीबों में जैसे 25 लाख हाउस होल्ड हैं जिनको नल से जल देने की योजना है, और 25 लाख परिवारों को, गरीबों को मकान देने की घोषणा की गई है। और इसके अलावा 2 लाख नए कनेक्शन हैं, और इस तरीके से बहुत अच्छा बजट, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा बजट है। युवाओं को विशेष रूप से ध्यान रखा गया मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसमें 350 बिलियन इकोनॉमी राजस्थान को बनाने का भी एक टारगेट है, और जिसमें 2700 किलोमीटर की नई एक्सप्रेसवे है बनाने, स्टेट हाईवे बनाने का एक लक्ष्य है, जो कि बहुत अच्छा है, जिससे कनेक्टिविटी रहेगी, और कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी रहेगा। आज जो राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया, ये मैं समझता हूँ कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नियम को पालन करने वाला बजट है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। युवाओं की बात करें तो 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की गई है। महिलाओं को 2.5% के मामूली दर के ऊपर महिला सहायता समूहों को ऋण देने की बात की गई है। पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ाई गई है, और जब स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो पेंशन को 60,000 किया गया है। किसानों की बात करें तो 5 लाख किसानों का ऋण बिना ब्याज के देने की बात की गई है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने की बात की गई है। अजमेर की अगर मैं बात करता हूँ तो 7SR स्टोरेज की बात की गई है, जिससे पानी की समस्या का समाधान अजमेर के अंदर होगा। केकड़ी से लेकर कोटरोटा तक की स्टील की पाइपलाइन खोलने की बात की गई है। जो अजमेर से किशनगढ़ होते हुए जो जयपुर का हाईवे जा रहा है, उसको ग्रीन हेरिटेज हाईवे के नाम से इसकी सौगात की गई है। कुलपति की जगह कुलगुरु के दायित्व का प्रत्येक यूनिवर्सिटी में देने की बात की गई। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। पुलिस की जब मैं चिंता करता हूँ तो 5500 पुलिसकर्मियों की नई भर्ती निकाली गई है। डॉक्टरों की बात करते तो 1500 नए डॉक्टरों के पद सृजित किए गए। नर्सिंग कर्मियों के 4000 पद निकाले गए। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सभी वर्गों का समावेश किया गया है। ये अजमेर सहित राजस्थान को अग्रणी राजस्थान और विकसित राजस्थान बनाने वाला बजट है। देखिए सर, ये बजट पास हुआ है, इसके अंदर केवल घोषणाएं करी है, और हर सरकार इस बजट के अंदर घोषणाएं करती रहती है। जैसा अभी दिव्या कुमारी जी ने भी घोषणाएं करी है, तो हम जो आम जो नागरिक है ना, वो ये चाह रहा था कि भाई महंगाई कितनी बढ़ रही है। आप खुद देख रहे हैं कि 80-90 रुपये से किलो कम से कोई सब्जी नहीं है। मार्केट का हाल देख लीजिए आप। तो हम चाह रहे थे कि इस बजट के अंदर एक तो पेट्रोल डीजल के ऊपर वेट कम होगा, लेकिन वो सरकार ने नहीं किया। दूसरा, हम चाह रहे थे कि जो रसोई गैस है वो एक 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, तो वो आम जनता के लिए अलाउ कर दिया जाए। तो ये सरकार से 2 चीज़ थी, इससे महंगाई कम होती। लेकिन और तीसरा ये है कि हमारे जो राज्य कर्मचारी है उनको इस बजट से निराशा हुई है, क्योंकि इस बजट के अंदर राज्य कर्मचारियों की जो 4-5 मांगे थी वो इस बजट के अंदर घोषणा नहीं हुई है। डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट की घोषणा नहीं हुई है, वेतन विसंगतियों की घोषणा नहीं हुई है, और खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। चिकित्सा विभाग के अंदर भर्तियाँ बहुत ही शून्य के बराबर करी है। रोडवेज को राज्य कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया है। और आप देख लीजिए सड़कों का हाल देख लीजिए। बजट तो घोषणा हो रही है सड़कों के लिए, लेकिन आप अजमेर शहर की सड़कों का हाल देख लीजिए। तो इस वजह से बजट को अगर आप देखा जाए तो एक तरीके से ठीक है बजट, लेकिन राज्य कर्मचारियों को निराशा है। आगामी मिनी उर्स में मोहर्रम के मद्देनजर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित व जिला अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई द्वारा दरगाह क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दरगाह क्षेत्र में साफ सफाई रखने, सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लिया गया। इस दौरान सभी नालों व नालियों की साफ सफाई समय पर करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा खंबे पर लटके तारों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए। आपको बता दें, मिनी उर्स मोहर्रम के दौरान तकरीबन 1100 पुलिस जवानों का जाब्ता तैनात रहेगा व सुरक्षा के लिए वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। आगामी मुहर्रम और हाइदोस की तैयारियों की समीक्षा की गई। दरगाह के अंदर के क्षेत्रों में जो जायरीनों का मूवमेंट रहेगा वो बिल्कुल निर्बाध तरीके से चलता रहे, किसी भी तरह की उनको परेशानी ना आए, कोई कठिनाई ना हो, और जो ताज़ियों का रूट रहेगा उसमें कहीं पर भी कोई अड़चन ना हो। जो बिजली के तार हैं और जो DOIT के तार हैं उनको जो झूल रहे तार हैं उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जहाँ पे सड़कों में मरम्मत की आवश्यकता थी वो भी करवाई गई है, नालियों की सफाई कराई गई है। तो जो अपने ताज़ियों का रूट है वो क्लियर करवाया गया है। दरगाह के अंदर और उसके आसपास के एरिया में भी क्लीनलीनेस इंश्योर करने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है। जो पहली यहाँ विज़िट रही थी उसके बाद काफ़ी काम हुआ है, उसकी भी समीक्षा की गई, और अभी जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं उसके लिए संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। और आशा है कि हमारे ये जो दोनों ही मुहर्रम और हाइदोस बिल्कुल निर्बाध तरीके से प्रॉपर्ली यहाँ पर इंश्योर किए जाएंगे।
मैडम, बारिश का मौसम है और कई तार लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लंगर खाना, फूल गली, मोती कटला, काफ़ी बड़ी संख्या में तो इन तारों को हटाया भी गया है, टाइटन अप भी किया गया है, रेस भी किया गया है, और अभी जो तार बचे हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, कम ही है, उनको भी आज संबंधित अधिकारियों को यहाँ बुला करके दिखा दिया गया है और उनको क्लियर करने के लिए, पैसेज बनाने के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया है। जी सर, किस तरीके की व्यवस्था देखी गई है और आज जो है प्रशासन और पुलिस और अन्य अधिकारी जो भी संबंधित विभाग के हैं उनके साथ एक दौरा किया गया है, क्योंकि आज से जो है हमारा जाब्ता डिप्लॉय हो जाएगा। आपके ताजिए हैं, हाईदौस है और त्यौहार है मिनी उर्स का, तो इसके लिए एक साथ चल के पूरा देख के कि कहाँ से क्या क्या रूट रहेगा, क्या उसमें परेशानियाँ आ सकती हैं, कहाँ जाब्ता कैसे डिप्लॉय करना है, ख़ासतौर से सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं, कोई कमी है तो उनको दुरुस्त किया जाए। इसीलिए पूरी टीम को लेके यहाँ निकले हैं और ओवरऑल एरिया का जो है पूरे का एक बार भ्रमण कर लिया। लगभग कितने जाब्ता लगाया जाएगा सर? जाब्ता लगभग टोटल जो है 1100 के आसपास जाब्ता हम लगा रहे हैं, जिसमें 7 सेक्टर में बांटा है अलग अलग, और उसमें आप ये देखिए कि 8 एडिशनल एसपी हैं, 13 डिप्टी एसपी हैं, बाकी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मिला के टोटल जाब्ता होमगार्ड मिलाकर 1100 का जाब्ता पूरा डिप्लॉय रहेगा, तीनों शिफ्टों में अलग अलग। सर, मुहर्रम के जो ताजिए हैं वो लंगर खाने होते हुए इमामबाड़े तक जाते हैं, क्या वहाँ सीसी कैमरे की कोई व्यवस्था की गई? देखिए, सीसीटीवी हम दिखवा रहे हैं, हमारा जो अभय कमांड है उसके थ्रू कंट्रोल पूरा रहना चाहिए। अगर मान लो नहीं भी है तो भी वीडियोग्राफी करवाने का प्रोविज़न है, तो प्राइवेट वीडियोग्राफर से भी वीडियोग्राफी करवा ली जाएगी। भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्तर क्षेत्र की वॉलीबॉल टीम चयन प्रतियोगिता का उद्घाटन आज दिनांक 10 जुलाई 2024 को प्रातः 10 बजे जीएलओ स्पोर्ट्स ग्राउंड डीआरएम ऑफिस में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तर क्षेत्र नई दिल्ली के प्रादेशिक प्रबंधक श्री जयंत कुमार अरोड़ा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। साथ ही LIC स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सदस्य श्री दीपांक दास जयपुर, श्री अमित मेहता उदयपुर एवं उत्तर क्षेत्र नई दिल्ली के खेल प्रतिनिधि श्री VD नारायण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में अजमेर मंडल के मंडल प्रबंधक प्रभारी श्री PN मीणा ने सभी माननीय विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने भाषण में खेलों का जीवन में महत्व रेखांकित करते हुए कहा कि जैसे खेलों में अनुशासन, समन्वय और टीम भावना होती है, वैसे ही LIC के व्यवसाय में भी उक्त बिंदु पूर्णतः महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि जयंत कुमार अरोड़ा जी ने ऐतिहासिक नगरी अजमेर में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में उत्तर क्षेत्र की ओर से सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उन्हें खेल भावना से खेलने की शुभकामनाएं देते हुए प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। नई दिल्ली के युवा वॉलीबॉल खिलाड़ी श्री गगन सागर द्वारा सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने और LIC की प्रगति की शपथ दिलाई गई। उत्तर क्षेत्र की वॉलीबॉल टीम के चयन में उत्तर क्षेत्र के 15 मंडलों से आए 45 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और उत्तर क्षेत्र की टीम का चयन अंतर्राष्ट्रीय और पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी श्री शैलेश कुमार के दिशा निर्देश में किया जा रहा है। उक्त चयन प्रतियोगिता अजमेर मंडल के डिवीजन स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर कमेटी के सचिव श्री संदीप भार्गव एवं उनकी टीम के मार्गदर्शन में खेला जा रहा है। आज हमारे यहाँ पे LIC के अंदर जोनल टूर्नामेंट वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो GLO ग्राउंड में 10 और 11 तारीख को होने उसका शुभारंभ किया गया। हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रादेशिक प्रबंधक और हमारे SDM साहब PN मीणा जी ने किया। सभी जोन से जो कि 15 डिवीज़न से 46 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनका चयन होगा और चयन के बाद ये ऑल इंडिया स्पोर्ट्स जो होंगे हमारे वॉलीबॉल के उसके अंदर भाग लेंगे। हमारी जो प्रतियोगिता है उसका मेन कोऑर्डिनेटर श्री संदीप भार्गव जी के सानिध्य में हम ये सब प्रतियोगिता आयोजित करा रहे हैं और आज सारे जितने भी हमारे खिलाड़ी आए उन सबका बुके देके हमने स्वागत किया और अभी प्रतियोगिता चल रही है। उसमें आयोजन समिति द्वारा 10 प्रतियोगिताओं को ये टूर्नामेंट कहाँ पे किस जगह हो रहे हैं? और ये टूर्नामेंट GLO ग्राउंड अजमेर के अंदर हो रहा है, रेलवे के GLO ग्राउंड पे हो रहा है। कितने दिवसीय है? ये 2 दिवसीय है, 10 और 11 तारीख को संपन्न होगा। आज विधिवत रूप से हमारे प्रादेशिक प्रबंधक ने इसकी शुरुआत की। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया इसके अंदर? कुल हमारे 15 डिवीजन से 44 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया इसके अंदर। ठीक, ये कहाँ पे किस जगह हो रहा है? ये GLO ग्राउंड अजमेर के अंदर रेलवे के GLO ग्राउंड पे हो रहा है। परिचय आपका? मैं तरुण जैन, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, और ये हैं श्री सुनील हरवानी जी और ये हैं हमारे
सतवानी जी। अजमेर के कोटड़ा स्थित सीनियर सेकेंडरी सावन पब्लिक स्कूल में आज टाटा पावर अजमेर प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण एवं भविष्य के लिए ऊर्जा स्रोत को बचाए रखने व संरक्षित करने के गुर सिखाए गए। साथ ही इस उद्देश्य से टाटा पावर अजमेर के सीईओ सुनील कुमार शर्मा की अगुवाई में सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सावन पब्लिक स्कूल के संचालक हरीश शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि बारिश के मौसम को देखते हुए बच्चों में इलेक्ट्रिसिटी के प्रति जागरूकता पहुँचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत बच्चों को जागरूक किया गया है। साथ ही प्लास्टिक बैग्स का उपयोग नहीं करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया व जूट बैग्स का उपयोग करने की प्रेरणा सभी बच्चों को दी गई, ताकि वो आने वाले समय में अच्छे समाज का निर्माण कर सके, जो कि एक सराहनीय कदम रहा। आज 10 जुलाई टाटा पावर की टीम सीईओ साहब श्री सुनील कुमार जी शर्मा के साथ सावन स्कूल पहुंची और उन्होंने बच्चों को अवगत किया कि अभी मानसून आने वाला है और मानसून का दौर चल रहा है, तो जो बारिश के समय में इलेक्ट्रिसिटी से जो शॉर्ट सर्किट्स हो रही हैं, आग लग रही है या करंट आकर मवेशी मर रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने डिटेल में समझाया कि हमें इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह दूर रहना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें अडॉप्ट करने चाहिए ताकि हम अपना जीवन बचा सकें। और हमारे साथ साथ जो बच्चे हैं वो दूसरों को भी ये नॉलेज दें, अपने परिवार में जाकर बताएं कि हम इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह अपना जीवन सेव कर सकते हैं और किस तरह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं, सेव द एनर्जी। सर प्लास्टिक से मुक्त के लिए भी कुछ बताया? यस, श्रीमान प्रवीण जी साहब ने जो टाटा पावर से प्रधान है, उन्होंने यह भी बताया कि हमें प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण बनाना है, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। इसलिए जूट बैग का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ की थैलियों का यूज़ करें। हमारे परिवार के जो भी सदस्य बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो जूट का थैला अपने साथ लेकर जाएं ताकि हम प्लास्टिक से अपने आप को बचा सकें और प्लास्टिक का कम से कम यूज़ कर सकें। थैंक यू। कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुँचने का एक मार्ग है क्योंकि बच्चे जो हैं वो बेस्ट एम्बेसडर होते हैं, उनके माध्यम से हम समाज तक, उनके पेरेंट्स तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषकर जो मानसून के मौसम में जो एक सेफ्टी हैजार्ड्स पैदा हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, उनके बारे में चेतना फैलाना समाज में, ये ध्येय था आज के इस कार्यक्रम का और हमने बच्चों के माध्यम से ये संदेश समाज को पहुँचाने की चेष्टा की। आज दरगाह संपर्क सड़क गली नंबर 9 के पास गिरी पहाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जहां युवक को कंधे और हाथ में गहरी चोटें आई हैं। आपको बता दें लगभग 4-5 साल से पहाड़ी को गिरे हुए हो चुके हैं, परंतु अभी तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से आए दिन यहां एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसी का परिणाम है कि आज युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गया है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है। हाँ जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा था सुबह के टाइम और वैन वाला दूसरी तरफ से आ रहा था और चट्टान जो है नई सड़क पे गिरी हुई है। करीब 4-5 सालों से नगर निगम सफाई कराता है लेकिन पूरी सफाई नहीं कराता है, तो वो चट्टान ऐसी है जो आधे पूरे रोड को ब्लॉक कर रखा है उसने। तो दूसरी तरफ की गाड़ी वाला जो भी आएगा उसको उसके सामने वाला बिल्कुल ब्लाइंड कर हो जाता है उसके लिए। तो जैसे ही मैंने आगे लिया तो वैन वाला था, हम दोनों ही स्पीड में नहीं थे, वो भी बहुत ध्यान से चला रहा था, मैं भी, लेकिन हादसा था जो कि चट्टान के कारण हुआ और मेरी गाड़ी सीधे जो वैन में लग के और चट्टान के ऊपर गिरी। तो मेरे हाथ में दोनों उंगलियों में स्टिचेस आए हैं, शोल्डर भी इंजर्ड है, नी और घुटना वगैरह भी इंजर्ड है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, आगे मुहर्रम आ रहे हैं और बड़ी गाड़ियों में और ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है और कल को कोई बड़ा हादसा और भी हो सकता है। कई हादसे हो चुके हैं, प्रशासन को अब इसकी खबर लेनी चाहिए। दरगाह संपर्क सड़क है, इसकी जो हालात के हिसाब से हमने कल जो है कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, निगम में भी ज्ञापन दिया है कि भाई यहाँ पर जो है जो व्यवस्था है ये सड़क की, जो ये मलबा गिरा हुआ है बरसों से गिरा हुआ पड़ा है, आज तक मतलब जैसे सफाई तो होती है लेकिन आधी अधूरी होती है। तो इस बाबत हमने कल ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। एक्सीडेंट भी हो चुके हैं कई यहाँ पर, अभी कल ही एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। तो आए दिन की जो है एक भयावह स्थिति है, कुछ कह नहीं सकते, मतलब लाइटें नहीं है, जाए रास्ते में मतलब पैदल के लिए तो बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि सामने से कौन सी गाड़ी आके गाड़ी में लाइट है नहीं है, वो टक्कर मार दे, क्या पता मतलब कोई अनहोनी हो जाए, बहुत भयानक स्थिति है। मुहर्रम को देखते हो प्रशासन ने क्या काम? मुहर्रम को देखते हो प्रशासन ने काम तो किया है, लेकिन कोई लाइट वाइट नहीं है, कुछ ऐसा कोई ख़ास नहीं है जिसको देख के आ जाए कि मतलब
आने वाले ज़ायरीनों के लिए कोई व्यवस्था की गई है या ऐसा कुछ भी, मतलब उचित कार्रवाई नहीं है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के रेलवे स्टेशन के सेकंड गेट पाल बीचला के पास किंग कंपनी के कर्मचारी अब्दुल सहमद खान के मकान में किराए पर रहते हैं। आहत हाउस के नाम से ये मकान है, जहां पर पिछले 1.5 महीने से रह रहे कर्मचारी आए दिन लोगों से झगड़ा करते हैं। वे गलत तरह की हरकतें करते हुए पाए गए हैं। पिछले 4 दिन पूर्व में भी क्षेत्रवासियों ने काफी समझाया, लेकिन आए दिन यहाँ पर बैठकर शराब पीना, गांजा अफीम का सेवन करके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को परेशान किया जाता है। इसके अलावा रोड पर आने जाने वाली लड़कियों से छेड़छाड़ करना, इस प्रकार की गतिविधियों को देखकर क्षेत्रवासियों ने आज उन्हें मकान खाली करवाने के लिए कहा, जिसके बाद वे शराब के नशे में धुत पाए गए। वे लोगों को देखकर पलंग के नीचे बैठ गए। काफी देर तक इन्हें आवाज दी गई, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया और कंपनी के मालिक को बुलवाया गया। मेरा सामने मैरिज गार्डन होटल है, सामने की साइड में सामने किंग्स कंपनी का स्टाफ रहता है। इसके अंदर रोज़ स्टाफ चेंज होता है, रोज़ 30-35 साल नए आते हैं, नए जाते हैं, आते जाते रोज़ शिफ्ट होता है। और रोज़ यहाँ का ये हाल है, गांजे पीना, दारू वारू, रोज़ तो मिसबिहेव के अलावा कोई काम ही नहीं है इनका। ठीक है, पास में फैमिलीज रहती है, इसके पास फैमिली रहती है, ऊपर ये बैठ जाते हैं, दारू वारू पी के हरकतें करते हैं, बोलने का इनमें कोई सेंस नहीं है। अभी आज शॉप की बात है, मैं शॉप पे गए, हुआ छोटा मतलब कोई चीज़ में खाना खानी, तो उसके ऊपर पैसे रिटर्न कर दिए। तो दारू पिए हुए तो थे, गाली गलौज करना, अब्यूज़ करना, सामने से मतलब देखना कि लेडीज़ खड़ी है, कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा, पर उनको बोलने का कोई वो नहीं था कि अपन को क्या बोलना है, कैसे बोलना है। गाली बकना, साथ मारपीट भी हुई। हाँ, हाथापाई की हुई थी, बट ठीक है, कॉलोनी वाले थे, सो हमने हैंडल कर लिया उस मैटर को। बट जो आ रहा आज में हाथापाई हुई। अभी लेटर जो केस हुआ है, एक आदमी यहाँ घूम रहा था, एकदम 3 साल की बच्ची को साथ में ले आया, बोला है मैं उसको चप्पल दिलाने जा रहा हूँ, वो तो हम सब मोहल्ला ने उसको पकड़ लिया। अगर इन एनी केस हम उसको नहीं पकड़ते तो उस बच्ची के साथ क्या होता। इनका मकान है जहाँ पे किराए से समद भाई का है, समद भाई का है, चंद्रदाई ने बना दिया। अब वो रेंटल दिया, ये पाल बीच का कि रेलवे स्टेशन के गेट के बाहर ये मकान दे रखा है इनको प्राइवेट,
जो किंग्स नाम की कंपनी है जिसके पास टेंडर पे है, जिनके पास कुछ लड़के काम करते हैं, जो रोज़ का जिनका पीने खाने का काम हो चुका है, रोज़ छत पे बैठते हैं, सारे मकान कॉमन है, जिसमें रोज़ छत पे बैठते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं और नशे पत्ते में अभद्र व्यवहार करते हैं, लोगों से गाली गलौचे करते हैं। पास की दुकान है, आज पास की दुकान पे गए, लेडीज़ से बदतमीजी करी, गले में हाथ डालने की कोशिश करी है और साथ में उनके बच्चे के ऊपर हाथा भी करी है, जिसके ये निशान बने हुए हैं। कल को किसी भी तरह की ऐसी घटना होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? 1 महीने के अंदर इस तरह की 5 घटनाएं 6 घटनाएं हो चुकी है। आप अखबार में भी आ चुका है, कभी किसी बच्ची को उठा के लेके जा रहे हैं, किडनैपिंग का केस आ रहा है, कभी किसी बच्ची में बलात्कार हो रहा है, आम पब्लिक से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, नशे पत्ते में आके दुकानदारों से बदतमीजी कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं होती है। पुलिस कोई किसी तरह अभी 4 दिन पहले भी कोई घटना घटी थी। अभी 4 से 6 दिन पहले यहीं पे एक बच्ची को किडनैप करके लेके जा रहे थे, जिसके अंदर पब्लिक ने उन लोगों को मारा करा है। एक लड़का था, उसको मारा करा, पुलिस को बुलाया, पुलिस लेके चली गई। उसके बावजूद भी किसी तरह का जाब्ता नहीं है। स्टेशन बनने के बावजूद भी यहाँ पे कोई चौकी की व्यवस्था नहीं है। ये रेलवे की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे चौकी बनाए। किनका मकान है? ये अहद हाउस वालों का मकान है जी, ठीक है। लगभग कितने लड़के रहते हैं यहाँ पे? 20 से 25 लड़के हैं, कभी कुछ आते हैं, कभी कोई चले जाते हैं। छतों पर एक दूसरे छत के ऊपर पड़े रहते हैं, रोज रात को दारू भी पीते हैं। अभी भी गेट में बंद कर रखा है उन लड़कों को। इन्होंने दारू पी रखी है, फुल सिगरेटें पी रखी है। अनैतिक गतिविधियां भी करते हैं। अनैतिक गतिविधियां देखो भैया, रात को जाने के बाद में सब अपने अपनी पब्लिक अच्छी लोग हैं, कोई भी इनके ऊपर दिमाग नहीं लगाता है, क्योंकि सब इनसे परेशान है। कईयों ने इनको बार बार समझाया, टोका भी है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। आज इन्होंने बदतमीजी करी, दुकान के अंदर घुस के लेडीज से अभद्र व्यवहार किया, हाथापाई करी है। कल को जानलेवा हमला कर देंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस क्या करती है? पुलिस प्रशासन किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। कौन सी कंपनी के हैं ये लोग? ये किंग्स के नाम से है। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कितना मुझे लगभग इनको महीना 1.5 महीना हो चुका है इनको। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर एवं श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला एवं युवा महिला संभाग अजमेर की सरावगी मोहल्ला इकाई के तत्वावधान में कमला बावड़ी देहली गेट के पास रहने वाली विधवा महिला रुक्मणी देवी की पुत्री, जिसका विवाह आगामी 11 जुलाई
जुलाई यानी कल होने वाला है। उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण समिति अध्यक्ष अतुल पाटनी के सहयोग से अपील की गई, जिसे आज प्रातः 11 बजे समिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी के निवास स्थान गणपति विहार कॉलोनी राम भवन के पास से विजय जैन के मुख्य अतिथि में विवाह एवं विवाह उपरांत गृहस्थ जीवन के कार्य में आने वाले सभी प्रकार की सामग्री सहयोग के लिए दी गई। आज श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति एवं युवा महिला संभाग के तत्वाधान में सरावगी मोहल्ला इकाई के द्वारा एक निर्धन बालिका के विवाह के उपरांत जो भी चीज़ें काम आएगी उसके लिए सहयोग दिया जा रहा है। ये इस बार का 114वीं शादी की सामग्री हम दे रहे हैं, जिसमें साड़ियाँ, बर्तन, ज्वेलरी, गैस, ओवन, बाकी सभी सामान दिया है। ये सारा कार्य हम महिला संभाग की समिति के तत्वाधान में उनके सहयोग से ही कर रहे हैं। सरावगी मोहल्ला की सारी सदस्यों की तरफ से भी काफ़ी सहयोग दिया गया है। इसी तरह हम आगे भी ये काम को अग्रसर करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि बालिका के विवाह के उपलक्ष्य में जो भी सामग्री काम में आती है वो एकत्रित कर बालिका को दी जाती है, ताकि उसका घर बस सके और वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। इस कार्य में मधु पाटनी, राकेश जी पल्लीवाल और अतुल जी पाटनी का विशेष सहयोग रहता है। समय समय पर माँ समिति सारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी कार्यक्रम में अपना विशेष सहयोग देती है, जिसमें कन्या का विवाह एक महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को अंजाम देने के लिए माँ समिति की सभी इकाइयाँ हमेशा तत्पर रहती है और माँ समिति के तत्वाधान में ये कार्य हमेशा होता रहता है। आज 114वीं शादी हमने माँ समिति के तत्वाधान में की है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।